हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स को समझ के रखा है। बॉन्ड पैरामीटर्स में आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा, कोवैलेंट रेडियस के बारे में पढ़ा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ के रखा है एंड थोड़ा सा हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में भी समझ के रखा है। अभी हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स की तरफ। मतलब मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द एटम्स वो कैसे बनते होंगे, राइट। तो बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली गवर्न बाय थ्री थियरीज। तीन थियरीज इसमें लागू होती है। इसमें सबसे पहली जो थियरी होती है इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय VBT। दूसरी जो थियरी होती है इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी जिसे VSEPR थियरी कहा जाता है। एंड तीसरी थियरी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो बाय MOT से, राइट। इन तीन थियरीज के बारे में आपको पढ़ना है और एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं इन थियरीज के ऊपर। सबसे पहले थियरीज की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी की अगर बात करें तो इट इज़ डिजाइंड बाय हिटलर एंड लंडन। दो साइंटिस्ट ने मिलकर इन्हें बनाया एंड इसे मॉडिफाई किया बाय द पॉलिंग एंड स्लेटर। इन दो साइंटिस्ट ने। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना क्या है, तो एक चीज़ याद रखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इट इज़ प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसिडरेशन बताती है हमें कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है, इन शॉर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं इन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ओनली व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। जस्ट इमेजिन कि हमें दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को बना के दिखाना है। तो वी नो दैट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल में है, और जब दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब बॉन्ड बनाने के लिए मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होने चाहिए। मतलब एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक च। तो एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इस एटम का दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। नाउ अब ओवरलैपिंग तो होगी, कंडीशन क्या है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है इट शुड कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बराबर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये आपके पास एटम है और इसका ये एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है, ऐसा। तो इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाँ, अपोजिट स्पिन के साथ है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। ये जो दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे इनमें ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब S ऑर्बिटल S के साथ ओवरलैप कर सकता है, P के साथ ओवरलैप कर सकता है बहुत इजीली। लेकिन यहाँ पर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपको पता है, क्वांटम नंबर्स में डिफरेंस अगर आता है तो ऐसे केस में ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर तरफ चलते हैं तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन न्यूट्रलाइज होती है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और बॉन्ड बनता है। मतलब कैसे, जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग, जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो जरा सोचिए, ये जब पास में आएंगे तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दो न्यूक्लियस के ऊपर ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कभी भी याद रखिए, जब भी कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चलते हैं तो बॉन्ड इज फॉर्म एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है,
सोचिए ये दो एटम्स है, इनके पास ऑर्बिटल भी होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी। अब इनके बीच में बॉन्ड बना के देना है। तो बॉन्ड बनाते समय जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते जाएंगे तो ये जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इसका न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या चालू कर देंगे? रिपल्शन चालू कर देंगे। तो बॉन्ड जब बनता है ये दोनों काफ़ी क्लोज आएंगे, उसके बाद ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते, रिपल्शन होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जितना क्लोज आ चुके हैं उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहने के बाद ही ओवरलैपिंग होगा। मीन्स मान लीजिए कि इनके बीच में ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। एंड इसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे आप लोग कहते हो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। देन उसके बाद का पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे? मान लीजिए कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इन्हें हम लोग दो तरीके से ओवरलैप करते हैं। पहला तरीका, अगर मैंने इसका ओवरलैपिंग ऐसे दिखाया तो यू विल ऑब्जर्व कि ये इस तरीके से ओवरलैप होते हुए दिख रहा है। एंड दूसरा तरीका, मैं इन्हें ऐसे ओवरलैप कराता हूँ। सोचिए जरा, किस केस में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? इस केस में, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो स्ट्रेंथ है कोवेलेंट बॉन्ड की, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड क्या बनता जाएगा? स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। देन उसके बाद वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है? ये भी तो पॉइंट आता है ना। अब एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है? तो एक एटम उतने बॉन्ड बना सकता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है। Number of covalent bonds formed are equal to the number of unpaired electrons present in the valence shell. Then उसके बाद except s orbital, s orbital का शेप बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसा होता है स्फेरिकल। लेकिन इसको छोड़कर p और d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वो कैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, मतलब डायरेक्शनल है। एंड इसी का रिजल्ट है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके पास भी डायरेक्शनल नेचर होता है। बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड ऑर्डर भी आता है। तो एक्सेप्ट s ऑर्बिटल, अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल एंड हेंस कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो डायरेक्शनल इन नेचर। एंड देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन से बनते हैं तो मॉलिक्यूल का शेप भी अलग अलग आएगा। बराबर है? तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है तो मॉलिक्यूल का शेप एंड उसकी ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री एक ही वर्ड होता है, एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट कराता है। तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो भी क्या हो जाएगी? डायरेक्शनल हो जाएगी। है ये क्लियर? ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये पोस्टुलेट्स होते हैं किसके? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसे किसने बनाया? हिटलर एंड लंडन ने बनाया। एंड मॉडिफाई किसने केयर कराया? पॉलिंग एंड स्लेटर ने कराया। अब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करके रखा है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि बॉन्ड कैसे बनेगा। चलो मान लेते हैं कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाते समय वहाँ पर बहुत सारे इंटरैक्टिंग फोर्सेस होते हैं। हमने हेडिंग देख के रखी है, इंटरैक्टिंग फोर्सेस इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब दो एटम्स के बीच में हम लोग बॉन्ड बनाने की बात करते हैं, देखिए ये एक एटम होगा, ठीक है, एंड ये दूसरा एटम अगर है, इन दोनों के बीच में अगर आप लोग बॉन्ड बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखिए। अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का एंड इलेक्ट्रॉन इस एटम का, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस है एंड ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस एटम के इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये क्या करेगा? इस न्यूक्लियस की तरफ क्या होने की कोशिश करेगा? अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड एटम का, ये फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट है। मीन्स जब कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहेगा दो एटम्स के बीच में तो दोनों टाइप की इंटरैक्टिंग फोर्सेस ऑपरेशनल है। हाँ, फोर्सेस ऑफ
रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा रहेंगे, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा हो जाएंगे तब एटम्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए कैसे, हमने यहाँ एग्जांपल लिया हाइड्रोजन एटम का, दो हाइड्रोजन के एटम है HA एंड HB। तो यहाँ पर मैंने कुछ बना के रखा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। देखिए हाइड्रोजन एटम A, इलेक्ट्रॉन ऑफ A, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। जी हाँ, इसे हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट करा है, ओल्ड फोर्सेस। सिमिलरली एटम B को देखिए, B एंड B, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से प्रेजेंट है। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो A का इलेक्ट्रॉन B के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा एंड A का न्यूक्लियस इस B के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। एंड रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो देखिए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, A का न्यूक्लियस एंड B का न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द A, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ये कम हो जाते हैं तभी और तभी क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पढ़ते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आप लोगों को यही फिनोमिना एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व कि जब दो एटम्स हाइड्रोजन के आपस में कंबाइन होते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। दो एटम, सपोज करिए ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन दूसरा है, हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B। जब ये दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त, तो ऐसे केस में क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों ऑपरेशन में आ जाएंगे। हाँ, एंड जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अब धीरे धीरे क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी गिरती है, मतलब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आना चालू होते हैं। और जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी बहुत गिर जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो इस डिस्टेंस में ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा दो एटम्स के बीच में, एंड बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो यहाँ से 436 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है, एंड दो एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है ये होता है 74 पिकोमीटर का। इसके ज़्यादा आपने एटम्स को क्लोज लाने की कोशिश कर दी तो अब धीरे धीरे दोनों के बीच में रिपल्शन होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ना चालू हो जाती है। देखिए जैसे जैसे हम लोग एटम्स को और पुश करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन चालू हो गया, दूर हो गए थोड़ा से, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। और धीरे धीरे अगर आपने पुश करने की कोशिश कर दी तो ये फिर से अलग हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस रहा होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहा होगा, राइट। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहेगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तब, क्योंकि तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, बन जाएगा। तो जब जैसे अपने एटम्स को बहुत ज़्यादा क्लोज करा दिया तो एटम्स अब फिर से क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाना चालू करेंगे, पुश हो जाएंगे। और जब ये दूर जाएंगे तो ऐसे केस में बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते समय ये चेंजेस हम लोगों के सामने रहते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स कैसे कैसे ओवरलैप होते हैं, इसके हिसाब से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। जिसमें पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसे हम लोग सिग्मा ओवरलैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा ओवरलैप। एंड दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं
पाई, दैट इज PI, पाई का सिंबल पाई बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसे हम लोग पाई ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है या फिर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, द बॉन्ड which is formed by axial overlapping of atomic orbitals। इस बॉन्ड को आप लोग कहते हो सिग्मा बॉन्ड। सर एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब क्या? मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, फेस टू फेस है, जिसे हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, इसलिए हमने कहा एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ये 3 अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग के हिसाब से बनता है, जिसमें पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं SS ओवरलैप। देखिए SS ओवरलैप, अब इसका मीनिंग बराबर समझने की कोशिश करिए। एक एटम का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, एक एटम का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड s ऑर्बिटल के साथ जब एक्सियली ओवरलैप करेगा तो आप लोगों को जो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू SS ओवरलैप। तो SS ओवरलैपिंग समझ में आ रही है। इस केस में क्या हुआ कि एक एटम का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो एग्जाम्पल दिया जाता है H2 मॉलिक्यूल। सोचिए हाइड्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है। नाउ s ऑर्बिटल तो स्पेरिकल होता है, तो दिस इज 1s, ठीक है। ये s ऑर्बिटल हो गया एक एटम का एंड ये हो गया दूसरे एटम का s ऑर्बिटल। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? अपोजिट। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी, इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे, ये इनके न्यूक्लियस। तो ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, बन गया H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग क्या आया? एक हाइड्रोजन का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ, तब जाके जो सिग्मा बॉन्ड बना उसे हम लोग कैसा कहेंगे? SS ओवरलैपिंग के कारण बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। नाउ इसमें दूसरा जो टाइप हम लोग देते हैं वो देते हैं PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहेंगे PP ओवरलैपिंग के कारण बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। तो सर इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एक एटम का हाफ फील्ड p ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ एक्सियली ओवरलैप करेगा। हाँ, इसे और मॉडिफाई करते हैं। एक एटम का हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल दूसरे 2pz ने pz कहेंगे, एक एटम का हाफ फील्ड pz ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। रिजल्टेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा ड्यू टू PP ओवरलैपिंग। इसमें हम लोग एग्जाम्पल अगर देते हैं तो एग्जाम्पल है फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। देखिए फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। कॉन्फ़िगरेशन आप क्या देते हैं? 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो एक फ्लोरीन का 2pz1 दूसरे फ्लोरीन के 2pz1 के साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके बनेगा बॉन्ड। अब p ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो p ऑर्बिटल सिंपली pz यूज करिए या फिर पूरा का पूरा p ऑर्बिटल यूज करिए। तो पूरा का पूरा p ऑर्बिटल अगर आप लोग यूज करते हैं तो p ऑर्बिटल 3 एक्सेस पे होता है, बराबर है, राइट। तो ये देखिए इसे हम लोग कह देते हैं z एक्सिस, ये हो गई z एक्सिस। देन इसके बाद इसे हम लोग कह देते हैं y एक्सिस एंड ये हो गया x एक्सिस। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो pz दैट इज 2pz ऑफ
1 फ्लोरीन एटम, ठीक है, ये है। एंड दूसरे फ्लोरीन के लिए देखिए तो दूसरे फ्लोरीन के लिए सेम डायग्राम पहले बना लीजिए। अब ये हो गई z एक्सिस, राइट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा एंड बाकी के 2 ऑर्बिटल्स अगर रिप्रेजेंट कराने हैं तो ये लीजिए, इसे आप लोगों ने क्या कहा, x एक्सिस कहा था, इसे x एक्सिस पे ऑर्बिटल है एंड ये जो ऑर्बिटल है ये है p एक्सिस पे, दैट इज y एक्सिस, नॉट p एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होगा, तो यू विल ऑब्जर्व कि ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बनेगा बॉन्ड, ये लीजिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, लेकिन इसका जो काउंटर लोब होता है वो सिकुड़ जाता है, वो छोटा होता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में चली गई। बाकी के ऑर्बिटल्स अगर दिखाने तो डेफिनेटली हम लोग दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं बाकी के ऑर्बिटल्स, ये देखिए है अवेलेबल है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड है। इस मॉलिक्यूल इस एटम में दिखाने तो भी दिखा सकते हैं, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, ज़रूरत नहीं भी दिखाए तब भी चलेगा, सिर्फ ये दिखना चाहिए। तो ये जो बॉन्ड बना ये कैसे बना, PP ओवरलैपिंग एंड ये हो गया F2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनने वाले हैं ये हम लोग पढ़ते गए। 2 टाइप का ओवरलैपिंग हमने दिया, SS एंड PP। इसमें तीसरा जो ओवरलैपिंग होता है वो हम लोग समझते हैं। तीसरे टाइप का जो ओवरलैपिंग होता है इसे हम लोग कहते हैं SP ओवरलैप। अब SP ओवरलैपिंग के कारण आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के बीच में होगा, बराबर है। देखिए एज द नेम सजेस्ट, तो सर एक एटम का s ऑर्बिटल एंड दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, दोनों हाफ फील्ड, ये जब आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तब क्या बनेगा, sp ओवरलैपिंग का सिग्मा बॉन्ड। जिसका एग्जांपल अगर दे तो हम लोग दे सकते हैं HF मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, हाइड्रोजन का 1s1 एंड फ्लोरीन का 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। सोचिए कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा, तो सर हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। जी हाँ, नाउ हाइड्रोजन का 1s ये तो नॉन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल बिल्कुल, ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका pz के साथ ओवरलैपिंग दिखाते हैं, अब मैं सिर्फ pz ड्रॉ करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज व्हाट 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड कैसा होगा, सोचिए ये कुछ ऐसा बना होगा, बनेगा और ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, ये इसका न्यूक्लियस रहेगा, ये इसका न्यूक्लियस रहेगा। ये जो बॉन्ड बना ये किसके अंदर बना, HF मॉलिक्यूल के अंदर बना। तो सिग्मा बॉन्ड 3 ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, SS, PP एंड SP। अब दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, पाई ओवरलैप कह सकते हैं। हमने सिग्मा बॉन्ड को कैसे डिफाइन किया था, तो सिग्मा बॉन्ड को हमने डिफाइन किया था द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब ऑर्बिटल सामने आमने होंगे, आमने सामने ओवरलैपिंग होगा। पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द बॉन्ड formed by lateral, lateral का मतलब होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप कराते हैं, लैटरल ओवरलैप कराते हैं, तब जाके जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। ये बेसिकली p ओवरलैपिंग के कारण बनता है, PP ओवरलैपिंग के कारण बनता है। जब किसी एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ लैटरली ओवरलैप कर जाता है तो रिजल्टेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो पाई बॉन्ड का होता है। कैसे होता है, सपोज करिए कि दिस इज p ऑर्बिटल, ये है एक एटम का p ऑर्बिटल एंड ये दूसरे एटम का p ऑर्बिटल अगर ऐसा है। अब आप लोग सोचिए क्या ये दोनों
अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं ना। तो जब ये ऐसे ओवरलैप होंगे तो होगा क्या, तो सर दूसरे वाले ऑर्बिटल का इतना पोर्शन पहले वाले ऑर्बिटल के इतने पोर्शन के साथ ओवरलैप करेगा। देखिए ओवरलैपिंग रीजन काफ़ी कम है ना, ओवरलैपिंग रीजन क्या है, काफ़ी कम, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसे आप लोग कहते हो लैटरल ओवरलैप। और जब लैटरल ओवरलैप होता है तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है थोड़ी सी, एंड थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है ना, इसलिए कई बार इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। बनाना के समान दिख रहा है इसलिए, राइट, इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड समझा। अब अगर आपको किसी ने ये पूछा कि बताइए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन दो में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो सर ये तो हमें पता ही नहीं, तो इसका आंसर होता है सिग्मा बॉन्ड। क्यों ऐसा, क्योंकि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, ऑन द एक्सटेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोस ओवरलैपिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा वीबीटी के अंदर, बराबर। तो आप लोग इमेजिन कराइए, आप लोग सोचिए, क्या आपको लगता है कि सिग्मा बॉन्ड बनते समय या फिर पाई बॉन्ड बनते समय एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सेम है? नहीं। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स काफ़ी हद तक ओवरलैप होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बना तो ओवरलैपिंग कैसी है, लैटरल है, जिसमें ओवरलैपिंग एरिया काफ़ी कम है। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वीबीटी अगर हम लोग जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? गाइस अब हम लोग चलते हैं इस लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये लाया है बाय द साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर ये दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को लाया। तो क्यों लाया, तो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, एंड इसीलिए उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मॉडिफाई करने से पहले उसके लिमिटेशंस के बारे में बताया। इसमें पहला लिमिटेशन जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड वैलेंसी, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्जर्व्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली अगर हम लोग ऑब्जर्व्ड वैलेंसी का मतलब समझते हैं तो वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, and it is nothing but the number of unpaired electrons present in its valence shell। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होते हैं जनरली एलिमेंट की उसकी वैलेंसी उतनी होती है। कैसे समझते हैं, सपोज करिए कि आपके पास है कुछ एलिमेंट्स, मैं एक टेबल बनाता हूँ, एलिमेंट्स हैं, देन इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड देन इसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी आपके पास है, एंड आप लोगों के पास आएगी इसकी ऑब्जर्व्ड वैलेंसी। देखिए आपको यहाँ पर मज़ेदार ट्विस्ट मिलेंगे जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कैसे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास बेरिलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखिए तो 1s2 2s2। देखिए इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों पेयर्ड है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 0, बट इसकी ऑब्जर्व वैलेंसी होती है 2 है। ट्विस्ट, अगर आप लोग बोरॉन के पास चलते हैं तो एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p1। तो सर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 2 पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कितना है, 1 कच। तो ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 कच होनी चाहिए, बट ऑब्जर्व वैलेंसी होती है 3। सिमिलरली कार्बन पे चलिए, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2 2s2 2p2। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 4, उसमें से अनपेयर्ड कितने होंगे, 2। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी कितनी हो गई, 2, बट यू विल ऑब्जर्व कि कार्बन की जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी होती है ये 4 होती है। तो ये फिनोमिना वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये उसका लिमिटेशन था, ये उन्होंने मॉडिफाई किया, किसने, पॉलिंग एंड स्लेटर ने।
इसमें दूसरा लिमिटेशन हम लोग दिखा सकते हैं, दैट इज अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री के बारे में वीबीटी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनिया लीजिए या फिर वाटर लीजिए, इनके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कुछ नहीं बता पाई। राइट, कैसे? अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, मतलब 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। सर ये 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन तो हो रहा है, हाँ। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकता है। बन गया ना सर अमोनिया मॉलिक्यूल? बिल्कुल बन गया। लेकिन जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है तो इन केस ऑफ अमोनिया ये जो बॉन्ड एंगल आना चाहिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल आना चाहिए 90 डिग्री का। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का। बट एक्चुअली अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो होता है इन केस ऑफ अमोनिया, एक्चुअली अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है नियर अबाउट 107.5 डिग्री के आसपास। देखिए फर्क है फर्क। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सर ऐसा क्यों ऐसा आना चाहिए था? क्योंकि ये देखिए px py pz 3 एक्सेस, किसी दो को कंपेयर करिए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए? 90। इसके बीच में भी 90 है, 3 डायमेंशनली सोचिए तो 90 का बॉन्ड एंगल आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? नहीं आया। इसलिए हमें नए कंसेप्ट की तरफ चलना पड़ेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग बहुत देर से हाइब्रिडाइजेशन नाम सुनते जा रहे हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे करते? देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्स होगा, रिकास्ट होगा, मतलब नया बनेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम with slightly different energies to form equal number of new orbitals with equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in space। इससे हम लोग कहने वाले हाइब्रिडाइजेशन। सर कुछ भी नहीं किया दिमाग में, देखिए ये तो डेफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम विथ slightly different energies to form equal number of new orbitals with equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in space। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ही एटम के कुछ ऑर्बिटल्स अंडरगोज मिक्सिंग एंड मिक्स होने के बाद वो रिकास्ट होकर आते हैं और नए उतने ऑर्बिटल बन के आते हैं जितने मिक्सिंग में गए। जैसे 2 मिक्सिंग में गए तो नए वाले 2 बनेंगे, 3 गए तो नए वाले 3 बन के आएंगे। ये जो 3 नए ऑर्बिटल्स बन के आए या फिर 2 नए ऑर्बिटल्स बन के आएंगे या फिर 4 भी आ सकते हैं, इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी एंड सिमेट्री मैक्सिमम होगी एंड इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर शेप मिलता है। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें पहली वाली जो स्टेप होती है इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कैसे बनता है डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। राइट, हम लोगों को पता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ये ऑब्जर्व वैलेंसी के बराबर नहीं होते तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी इज प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या सर? जब आप लोगों को लगता है कि एक्सपेक्टेड वैलेंसी एंड ऑब्जर्व वैलेंसी में फ़र्क है तो ऐसे केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनकपल होके ये ऊपर के ऑर्बिटल्स में जाते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन मिलता है। कैसे मिलता है चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम को ही ले लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, बराबर है। अगर अब आप लोग इसकी वैलेंसी को देखते हैं तो अभी इसकी वैलेंसी कितनी है 0, बराबर है। अभी वैलेंसी कितनी है 0। यहाँ पर अगर मैंने 2p लिख दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 0। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल में प्रमोट करता है, यहाँ से एक। तो जब आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉन आगे जाता हुआ दिख रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा क्या वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये क्या हो गया 1s2 2s1 2p1 हो गया। तो ये जो बेरिलियम है इसे अब हम लोग कहेंगे एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम एटम। क्यों? अब इसके पास देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड ये अब 2 बॉन्ड बनाने के कैपेबल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो कार्बन को ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2px1 2py1। इसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी कितनी है 2 ही है, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इसकी ऑब्जर्व वैलेंसी 4 होती है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा सोचिए। ये बॉक्स डायग्राम कहते हैं हम लोग इसे। ये बॉक्स डायग्राम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। ये 4 बॉन्ड तब बनाएगा जब इसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, बराबर है। तो इसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लाने हैं तो ये जो 2s ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पर ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 and 2। माना कि थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो एंड देयरफॉर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में एंड आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब ये जो कार्बन है इसे हम लोग क्या कहेंगे एक्साइटेड स्टेट वाला कार्बन एटम कहेंगे, बराबर है। ये पहली स्टेप होती है। दूसरी जो स्टेप होती है उसे हम लोग कहते हैं मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मतलब ये कि एक्चुअली ये हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप है। ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्साइटेड स्टेट आप लोगों को ज़रूरत दिखेगी, नहीं। जब ज़रूरत होगी तब हम लोग एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हुए दिखाएंगे। नाउ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। अब जितने बॉन्ड बनाने हैं, जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ऑर्बिटल्स जिसमें हाफ फील्ड होना चाहिए नेचर उसका, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो क्या करेंगे आपस में मिक्स होंगे और उतने नए ऑर्बिटल बन के तैयार होकर आएंगे। जैसे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के केस में आप लोगों ने एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा तो 1s2 देखा, 2s1 देखा एंड 2p1 देखा। सर बेरिलियम अब 2 बॉन्ड बनाते हुए हमको दिख रहा है, फिर हम लोग इसे मिक्स क्यों करेंगे? इसे मिक्स करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड जब बनेंगे बेरिलियम के तो वो दोनों का नेचर अलग अलग होगा। क्यों? एक s के कारण बना, एक किसके कारण बनेगा p के कारण। बट बेरिलियम की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो दिखता है कि दोनों साइड से जो बॉन्ड बनता है वो सेम होता है। तो दोनों साइड से बना हुआ बॉन्ड सेम तब होगा जब ये दोनों ऑर्बिटल सेम टाइप के हो जाएंगे, बराबर है। तो इसके लिए क्या ये 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, आपस में मिक्स होकर ये 2 नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब आएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। देखिए ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक था s और एक था p, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 2 ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों के दोनों इक्वल तरीके से बनाएंगे, मतलब सेम टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। तो जितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है, इन शॉर्ट याद रखिए जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। मतलब सर यहाँ पर अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 का मतलब क्या हो जाएगा? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा? एक s और 3 p ऑर्बिटल। sp3d का मतलब समझ में आ रहा है, sp3d2 का मतलब समझ में आएगा, sp3d3 का मतलब भी समझ में आया होगा, है। तो जितने बॉन्ड्स बनाने हैं हमें उतने, जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं उतने आप लोगों को चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसीलिए
एक्साइटेड स्टेट के बाद आप लोगों के पास सेकेंड वाली जो स्टेप आती है वो कौन सी आ जाती है, दैट इज मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। तीसरी जो स्टेप होती है ये होती है ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, हम लोगों ने कहा है डेफिनेशन में कि एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी, मैक्सिमम सिमेट्री होगी। हाँ, ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं ये अपने आप को प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि दोनों के बीच में ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता, डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, जिसके कारण आप लोगों को कोई ना कोई बॉन्ड एंगल मिलता है। जैसे बेरिलियम में ये दो ऑर्बिटल हैं, ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं। देखिए ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एकदम इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि इसके बीच में अगर आप लोग बॉन्ड एंगल को देखते हैं तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पर, 4 ऑर्बिटल यहाँ पर, यहाँ 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जिस तरीके से अरेंज होंगे उसी टाइप का मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। इसमें जो चौथी वाली स्टेप देते हैं ये हम लोग देते हैं एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, दैट इज इक्विवेलेंट होती है। हम लोगों ने ये वर्ड डेफिनेशन में भी यूज करके रखा है, बराबर है। तो हाइब्रिडाइजेशन में इतनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व करा के हम लोग कई सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस है एंड कुछ फीचर्स है। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में इसे एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर से मैंने आप लोगों के सामने रखा है। हाइब्रिडाइजेशन की इसेंशियल कंडीशंस क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम कैन पार्टिसिपेट, सेम एटम के ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होते हैं। देन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होते हैं, ओनली ऑर्बिटल्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड भी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होने वाले हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम केसेस में ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। हाउएवर इन सर्टन केसेस कभी कभी ऐसा होता है कि फील्ड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ इसके फीचर्स क्या है, तो इसके फीचर्स में आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट एज इट इज रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ फीचर्स है तो वो ये है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। देन एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा इक्विवेलेंट रहती है। रही बात ओरिएंटेशन की, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को प्रॉपर तरीके से ओरिएंट करते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच का रिपल्शन कम होता है, डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, सिमेट्री होती है एंड मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर शेप मिलता है। एंड ये पॉइंट देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू विच इज़ फॉर्म बाय द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स।